अब हम फाइंड कर रहे हैं आर इक्विवेलेंट किसी क्यूबिकल स्केलेटन का। क्यूबिकल स्केलेटन मतलब 12 रेजिस्टेंसेस को हमने किसी क्यूब की आर्म्स पर लगा दिया है, एजेस पर लगा दिया है, और हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे फिगर में दिख रहा है, ये क्यूब है, इसकी आर्म्स पर हमने इक्वल वैल्यूज के 12 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया है, और हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पर यह काम हमको करना है 3 केसेस में। एक बार बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, एक बार इसके किसी फेस के डायगोनल के अक्रॉस, और एक बार किसी एज के अक्रॉस। ऐसा 3 केसेस में हमको ये काम करना है। पहले हमने ये सॉल्व करने जा रहे हैं हम किसी डायगोनल, इसके क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक तो किरचॉफ्स लॉज का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ सिमेट्री कंसिडरेशंस। सबसे पहले जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पर इस केस में हमको ये ए और बी के बीच में जो इस क्यूब का डायगोनल है, इसके अक्रॉस जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच में, जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच, हम एक बैटरी वी पोटेंशियल डिफरेंस वाली कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको पता है बैटरी की एक प्रॉपर्टी, वो क्या कि यदि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट आया होगा तो इन सब रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होकर, स्प्लिट होकर और फिर यूनाइट होकर आए ही वापस आ गया होगा और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला गया होगा। तो यदि हम यहां से 3i करंट लें सपोज, तो एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये कि 3i करंट यदि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया है तो यहां भी वो रीयूनाइट होकर 3i ही मिलना चाहिए। एक तो पहली बात आप ये ध्यान दें। दूसरी बात ये कि यहां से जब ये करंट 3i यहां आएगा ए पर आने के बाद उसे स्प्लिट होना है, डिवाइड होना है, और यहां इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं ये 3 रेजिस्टेंसेस, ये R, ये R और ये R, और ये क्योंकि इक्वल वैल्यूज के हैं तो इस करंट को भी इक्वली डिवाइड हो जाना पड़ेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस में से I, इस रेजिस्टेंस से भी I और इस रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा। और ये सर्किट ए से देखे जाने पर जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरह का दिखेगा जब हम इसे बी से देखेंगे। यहां से यदि हम इसे देखें तो भी हमको दिख रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस यहां भी कनेक्टेड हैं। तो जैसा डिवीजन करंट का यहां हुआ होगा, ठीक लौटते समय भी करंट इसी तरह से इनमें डिवाइड हुआ होगा। यानी क्लियरली इसमें करंट कितना आएगा, आई। ये सिर्फ सिमेट्री के बेसिस पर हम बोल रहे हैं, कोई फिजिक्स नहीं लग रही है यहाँ पर। ये कॉमन सेंस की बात है कि यहां से यदि करंट 3i आकर आई इस तरह यदि डिवाइड हुआ है तो रिकम्बाइन होते समय, रीयूनाइट होते समय भी यहां से इसी तरह से आया होगा, क्योंकि सर्किट ए से देखे जाने पर जैसा दिख रहा है वैसा ही बी से देखे जाने पर दिख रहा है। अब ये करंट जब आई यहां पहुंचेगा तो फिर इसका डिवीजन होना है, और इसका डिवीजन होगा तो ये फिर 2 इक्वल वैल्यूज के हैं, तो ये करंट जो है वो I/2 इस तरह से डिवाइड हो जाएगा इन दोनों रेजिस्टेंसेस में। ठीक इसी तरह से ये भी I/2 और इसमें से भी I/2, और इसी तरह ये तीसरा भी, इसमें I/2 और इसमें I/2, और इजीली इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां से आ रहा है I/2, यहां से I/2, ये एडअप होकर I हो गया। यहां से आता है I/2 यूनाइट होकर I हो गया। ठीक इसी तरह ये I/2, ये I/2 I बन गया। यानी हमने हर रेजिस्टेंस में करंट असाइन कर दिया, हर रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट हमको मिल गया। एक काम तो हमको ये करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ लगाने के लिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने वाले हैं। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं M N, ये ऑलरेडी हमने इसका नाम रख दिया है A,
यहां मैं रखता हूं x, ये y और ये z, क्योंकि मैं इस मैश के अलॉन्ग जाने वाला हूं इस तरह से, और किरचॉफ के केवीएल से एक इक्वेशन लिखूंगा। तो अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मैश। ये मेरे ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन भी है। मैं स्टार्ट करूंगा M से, M से A पर जाऊंगा, M A X Y Z, इस तरह बाहर बाहर होता हुआ N, और फिर M पर आ जाऊंगा। ये मेरी मैश और ये मेरे चलने का डायरेक्शन है। और अब मुझे करना क्या ये है कि वोल्टेजेस के, पोटेंशियल्स के राइज और ड्रॉप्स को अलजेब्रिकली ऐड अप करके जीरो कर देना है, यानी केवीएल लगाने जा रहा हूं। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम M। यदि मैं यूं आता हूं तो मुझे सबसे पहले एनकाउंटर करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस R, इसमें बहने वाला करंट I, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ड्रॉप यानी -IR सबसे पहले। उसके बाद ऐसे जाएंगे I/2 इंटू R, फिर से ड्रॉप I/2 इंटू R, ये ड्रॉप, उसके बाद ये भी ड्रॉप -IR, और फिर ऐसे आते हैं बाहर से, तो राइज ऑफ पोटेंशियल मतलब V प्लस में इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन हो गई। और ये मैश जरूरी नहीं थी, आप कोई भी मैश ले सकते थे, बशर्ते क्लोज्ड होना चाहिए। बस यहां से शुरू करके आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें से मैंने V निकाल लिया। V कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू, ये तीनों एडअप होंगे और ये 4IR 5IR मतलब 5IR/2 के बराबर हो गया। ये V का वैल्यू, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम करने क्या जा रहे थे, हम चाह रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इसका एक सिंप्लीफाइड या इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये 12 रेजिस्टेंसेस मिलकर एक अकेला R इक्विवेलेंट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस यील्ड करते हैं। जब इनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट मान लो मिलता है R इक्विवेलेंट। तो इन सब को मैंने रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है किससे, R इक्विवेलेंट से, और उसके साथ कनेक्टेड है वोल्टेज V, और इस सर्किट में बहने वाला करंट कितना है, 3I। तो एक और सर्किट इस तरह से बना लेंगे। और अब इस सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। फॉर दिस सर्किट फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर सिंप्लीफाइड सर्किट। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा IR के बराबर, यानी 3I इंटू R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन 2। और अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2। तो क्या मिलेगा हमको जब इनको कंपेयर करेंगे, तो 5 या 3I, ये लिखा ही हुआ है 3I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5R/5IR/2 के बराबर। और इसमें से I ये कैंसिल आउट होता है और हमको मिल गई हमारी रिक्वायर्ड R इक्विवेलेंट की वैल्यू। वो कितनी आ जाएगी, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5R/6। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब इसको याद रखने में भी बुराई नहीं है। यानी जब भी हम किसी 12 वायर रेजिस्टर्स नेटवर्क यानी क्यूबिकल स्केलेटन के डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना होता है, 5R/6। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे बोलते हैं कि मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो क्या हम इन ब्रांचेस के करंट्स निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर, 5R/6 के फॉर्मूले से वो 5/6 ओम हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू 1 है। और वोल्टेज हमको यदि बोला हुआ है 10 वोल्ट, तो बस हमको अब इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में ओम्स लॉ लगा देना है, तो हमको I का वैल्यू मिल जाएगा
3i भी हम बता सकते हैं, और ये अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज भी हर रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट की बताई जा सकती है। ऐसा सवाल एक एनसीईआरटी में है, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे फेस डायगोनल और उसके बाद किसी एज के क्रॉस।